अमेंडमेंट करने की जरूरत है, जिससे ओबीसी का रिजर्वेशन जो अभी 27% है वो बढ़ के 45% तक हो सके। ओबीसी को रिजर्वेशन इन प्रोविजन हम गारंटी करेंगे। ओबीसी को लैटरल एंट्री में रिजर्वेशन हम गारंटी करेंगे। तो ओबीसी को, और संसद में यदि मैं एंटर होता हूं तो ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण पर भी मैं पॉलिटिकल चर्चा कराने का, इससे वॉइस उठाने का काम करूंगा। इस तरह से देश के हर नागरिक को, हर परिवार को, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे वो धर्म को मानता हो या धर्म को नहीं मानता हो, चाहे वो कोई भी भाषा बोलता हो, किसी भी राज्य का हो, उसका बगैर भेदभाव के मानवता से, मानव अधिकारों से, ज्ञान विज्ञान से डेवलपमेंट करने की हमारी नीति है और ओबीसी को स्पेशली डेवलप करने की भी हमारी नीति है। और ये मैं केवल बोल नहीं रहा हूँ, 16 में मैंने ऑलरेडी पिटीशन किया, 19 में संसद को ओबीसी के आरक्षण को बढ़ाने के लिए मैंने ऑलरेडी बिल दिया है। ओबीसी का रिजर्वेशन इन प्रोविजन को जो 16(4) है उसको अमेंड कर कैसे ओबीसी का रिजर्वेशन दिया जा सकता है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी जो है वो पार्लियामेंट को बिल दिया है। जाते जाते मैं मोदी सरकार की झूठ के ऊपर दो बातें बोलना चाहूंगा। मोदी जी ये कह रहे हैं कि भाई मैं विकसित भारत बनाऊंगा। अभी 10 सालों में क्या किया ये नहीं कह रहे, 5 सालों में क्या करना है वो डिक्लेयर नहीं कर रहे, 47 तक विकसित भारत बनाने की बात कर रहे हैं। शायद वो 100 साल जिए, उसमें हम कोई बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन मोदी जी का मेरा ये चैलेंज है कि मोदी जी केवल 4 आंकड़े डिक्लेयर कर दे तो मैं मान जाऊंगा कि 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहने के बाद उनको कोई नीति की समझ है, कोई उनको इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की समझ है। क्या 4 आंकड़े डिक्लेयर करें मोदी जी? एक, कि 2047 में इंडिया का जीडीपी डॉलर टर्म्स में कितना होगा? What would be the GDP of India in dollar terms in 2047? Let Prime Minister Modi, who may not be the Prime Minister after 4 June, declare this data कि GDP कितना होगा डॉलर टर्म्स में। दूसरा, प्रति व्यक्ति आय इंडिया की क्या होगी डॉलर टर्म्स में, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हर साल कितना परसेंटेज से इंडिया को ग्रो करना पड़ेगा, ये मोदी जी डिक्लेयर करें। मेरा चैलेंज है कि उनका विकसित भारत का जो आइडिया है वो ये 4 आंकड़ों के बगैर पूरा नहीं हो सकता, वो भी एक जुमला साबित होगा। इसलिए मैं उनको हार्डकोर डेटा के ऊपर चैलेंज कर रहा हूँ। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने निर्णय दिया इलेक्टोरल बॉन्ड केस का। क्या निर्णय है? इलेक्शन कमीशन ने डेटा को डिक्लेयर किया, वेबसाइट पर कोई भी देख सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से कंपनियों को ऑर्डर दिया, एक हाथ से ऑर्डर दिया, दूसरे हाथ से पैसा लिया, एक हाथ से ऑर्डर दिया, दूसरे हाथ से पैसा लिया। 6,000 करोड़ रुपया, 6,000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक करप्शन किया, जिसमें का 825 करोड़ रुपया नागपुर के सांसद जो ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर है रोडकरी जी, उन्होंने अपने पार्टी के लिए पॉलिटिकल करप्शन किया। 825 करोड़ रुपया, 55 करोड़ रुपया इन्होंने नवयुग कंपनी से लिया, डीएलएफ कमर्शियल लिमिटेड से 170 करोड़ रुपए दिया, और मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग लिमिटेड से इन्होंने 600 करोड़ रुपए दिया। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि भाई मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, उसमें 6,000 करोड़ रुपए का करप्शन किया। हमारे देश के, हमारे नागपुर के जो खासदार है रोडकरी जी, उन्होंने 825 करोड़ रुपए का पॉलिटिकल करप्शन किया, और इनके रोड के गलत डिजाइन बनाने की वजह से देश को हर साल 9 लाख से 15 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कह रही है कि इंडिया के जो रोड डिजाइन है उसमें जो डिफेक्ट है, अब 50 साल के लिए रोड बन गए, इसको आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। इसके वजह से हर साल 9 लाख से 15 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है। 10 साल में इनके मंत्री रहते हुए लगभग इंडिया को 80 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है रोडकरी जी के गलत वैज्ञानिक डिजाइन की वजह से। ऐसे में ऐसे व्यक्ति को क्या आप फिर से संसद भेजना चाहेंगे जो साइंटिफिक प्लानिंग नहीं जानते, जिनके वजह से देश को 80 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, या मेरे जैसे लीडर को जिसको कानून मालूम है, मानव अधिकार मालूम है, संविधान मालूम है, ज्ञान विज्ञान मालूम है, नीतियां मालूम है, अर्थशास्त्र मालूम है, वित्त मालूम है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध मालूम है, ऐसे व्यक्ति को आप संसद में भेजना चाहोगे?
ये निर्णय आपको करना है। यदि आप मुझे संसद में भेजते हैं तो मैं नागपुर को विज्ञान सिटी बनाने का सपना पूरा करूंगा, जो देश की पहली विज्ञान सिटी होगी, और आपको सुख समृद्ध बनाऊंगा और देश को ज्ञान विज्ञान से अलग दिशा, नई दिशा देने का कार्य करूंगा। जाते जाते फक्त एक सूचना मी देऊ इच्छितो। मी 10 तारखेला नागपूर हायकोर्टामध्ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनवर एक रिट पिटिशन दाखल केलेली आहे। कारण इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक कम्प्युटर आहे आणि म्हणून त्याच्यावर इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी आहे 2000 चे प्रोव्हिजन अप्लाय होतात। पण निवडणूक आयोगाने हे प्रोव्हिजन त्याच्यावर लागू न करता ही आपली निवडणूक घेण्याचा प्रयत्न निवडणूक आयोग करते। म्हणून मी हायकोर्टमध्ये रिट पिटिशन दाखल केलेली आहे, त्याचा निर्णय 15 किंवा 16ला होईल। ईव्हीएमचे जे इश्यूज आहेत त्याच्यावर मी स्पेशल लीगल फाईट करणारा पहिला लीडर आहे देशामध्ये। ही एक सूचना मी आपल्याला देऊ इच्छितो आणि नागपूरच्या लोकांच्या आणि देशाच्या लोकांच्या वोटांना इकडे तिकडे होऊन मी चुकीच्या मार्गाने कोणालाही संसदेमध्ये जाऊ देणार नाही। या लीगल बॅटल मी जे आहे देशामध्ये करतोय ही सूचना मी आपल्याला फक्त देतोय आणि नागपूरला सायन्स सिटी बनवण्यासाठी आणि देशाला वैज्ञानिक आणि वेबसाईट इंडिया बनवण्यासाठी आपण जे आहे मला निवडून द्या। आणि जर माझी गोष्ट आपल्याला बरी वाटली असेल तर माझी आपण सर्वांना अशी विनम्र विनंती आहे की 19 तारखेला वोट करा आणि मला संसदेत पाठवा, जेणेकरून आपण नागपूरला सायन्स सिटी बनवण्याचा आणि इंडियाला सायंटिफिक आणि डेव्हलप्ड इंडिया बनवण्याचा स्वप्न पूर्ण करू शकू। धन्यवाद। थँक्यू। थँक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग टू मी। थँक्यू। थँक्स अ लॉट।